Hello everyone, welcome to our channel SNS Online Classes. Today I am going to discuss income from house property. What is income from house property and how it is computed? So मेरे साथ बने रहिए और वीडियो के एंजॉय कीजिए। चलिए, income from house property means income in the form of rent from HP is usually assessed under the head of income from house property. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मीन्स कोई इनकम इनगर्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लाइक लेटिंग हाउस। जैसे कि कोई भी एक इंडिविजुअल का जैसे घर होता है, दो तीन बिल्डिंग होता है और एक तो वो अपने ओन रेजिडेंस के लिए यूज़ करते हैं और दूसरे को लेट आउट कर देता है। लेट आउट मीन्स वो रेंट भाड़ा में दे देता है। तो जो वो एनुअली जो इसका रेंट लेता है वही उसका हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए वो कैसे इसको कंप्यूटेशन करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मीन्स एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्टेड टू टैक्स। इन house property income from house property is the rental value of a house and it is subjected to tax. In income from house property, any income charged under the head of income from house property, there are three condition. तीन कंडीशन है जो फुलफिल होता है तो कोई भी इनकम को हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या है चलिए देखते हैं। द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड कनेक्टेड देयर टू। जो प्रॉपर्टी होता है जैसे कि हाउस यानी बिल्डिंग, जो बिल्डिंग हो वो लैंड के अटैच में रहने चाहिए, लैंड के ऊपर रहने चाहिए। कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड कनेक्टेड देयर टू। द assessee शुड बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। assessee शुड बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। assessee प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। assessee क्या होता है? assessee is any individual or any company or any partnership firm or any in HUF, AOP, BOI, etc. who pays tax. They called assessee. तो इधर क्या बोला है? द assessee should be owner of the property. वो assessee must be ऑनर होना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी का ऑनर होना पड़ेगा। थर्ड वन, द प्रॉपर्टी शुड वन विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द assessee। जो प्रॉपर्टी के इनकम हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी assessee का अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते। वो लेट आउट देना पड़ता है, लेट आउट में होना चाहिए क्योंकि वो भाड़ा में देना चाहिए। नहीं तो वो इधर यही बोलता है कि जो प्रॉपर्टी के इनकम हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो शुड बी लेट आउट। किसी को भाड़ा में दे रखी है तो हम लोग इस पे कैलकुलेट कर सकते। अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देयर आर सम सब हेडिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वन है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम रेंट विच ए पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम ए टेनेंट। टेनेंट्स मीन जो घर भाड़ा में लेते हैं, तो ये एक मैक्सिमम रेंट होता है। स्टैंडर्ड रेंट इस मैक्सिमम रेंट होता है जो ए पर्सन लीगल से वो टेनेंट से वो रिकवर कर सकते हैं, मीन्स भाड़ा ले सकते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड रेंट बोलते हैं। बाद में है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट इज ऑल्सो नॉन एज डी फैक्टर रेंट। इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट कलेक्टेड फ्रॉम द टेनेंट। एक्चुअल रेंट वो जो व्यक्ति को घर भाड़ा दे रखा है उससे जितना रेंट वो कलेक्ट किया है उसी को एक्चुअल रेंट बोलता है। और आता है कि नेक्स्ट आता है म्युनिसिपल वैल्यूएशन। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी डिटरमाइंड बाय द लोकल अथॉरिटी टू इम्पोज म्युनिसिपल टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी। इसमें बोला है म्युनिसिपल, इट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। हमारे जो भी प्रॉपर्टी हो जैसे कि बिल्डिंग हो, वो बिल्डिंग का
वैल्यू जैसे कि लोकल अथॉरिटी होता है, म्यूनसिपैलिटी होता है, वो फिक्स करता है क्योंकि उसका ऊपर टैक्स इम्पोज कर सके, तो वही होता है म्यूनसिपल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू क्या होता है? इट मीन्स द रेंट रिकवर्ड और रिसीवेबल फॉर ए सिमिलरली सिचुएटेड प्रॉपर्टी ऑफ द सेम लोकेलिटी। फेयर रेंटल वैल्यू होता है जब एक रूम भाड़ा में दे रखे हैं तो उसका रेंट डिसाइड करने में कोई तकलीफ हो तो सेम रूम उसी जगह में दूसरे मीन्स उसी एरिया में दूसरे जगह में कितने रुपए में भाड़ा में दे रखे हैं वो डिसाइड करता है, तो उसको बोलता है फेयर रेंटल वैल्यू। अपने प्रॉपर्टी के भाड़ा फिक्स करने के लिए सेम बिल्डिंग मीन्स सेम लोकेलिटी में कितने रुपए में दूसरे लोगों ने भाड़ा दे रखे हैं उसको बोलते हैं फेयर रेंटल वैल्यू। नेक्स्ट वन आता है म्यूनसिपल टैक्स। व्हाट इज म्यूनसिपल टैक्स? म्यूनसिपल अथॉरिटीज और अदर लोकल अथॉरिटीज में इम्पोज टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड म्यूनसिपल टैक्स। जैसे कि हम अभी कोई भी एसएससी का एक बिल्डिंग्स है उसके रेंट वैल्यू जब कैलकुलेट होता है उसके ऊपर टैक्स भी इम्पोज होता है। जो लोकल अथॉरिटी टैक्स इम्पोज करता है उसको म्यूनसिपल टैक्स बोला जाता है। तो सच टैक्स paid by the owner during the previous year and can be deducted from the gross annual value. म्यूनसिपल टैक्स पे करता है घर का मालिक, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड और इसको हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। नेक्स्ट वन अनरियलाइज रेंट मीन्स जो रेंट रियलाइज नहीं कर सकते। जो ऑनर प्रॉपर्टी का ऑनर है वो जब प्रॉपर्टी का रेंट रियलाइज नहीं कर सकते उसका अनरियलाइज्ड रेंट बोलते हैं। और अनरियलाइज्ड रेंट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट। एक्चुअली वो जितना रेंट कलेक्ट किया है उस रेंट से अनरियलाइज्ड रेंट को डिडक्ट कर सकता है। और इफ द ओनर रिसीव्ड द अनरियलाइज्ड रेंट इट शुड बी एडेड टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इफ ऑनर अनरियलाइज रेंट को फ्यूचर में रिसीव करता है तो उससे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट करके जो अमाउंट होता है वो हाउस प्रॉपर्टी के साथ ऐड होता है। और इसमें और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है इफ एन एसएससी हैज़ 2 और मोर हाउस। कोई एक एसएससी को 2 और 3 घर होता है तो वो सिर्फ एक ही हाउस को ऑन रेसिडेंस के लिए यूज़ कर सकता है और जो बाकी हाउस होता है उसको डीम्ड टू बी लेट आउट बोला जाता है। डीम्ड टू बी लेट आउट जिस हाउस का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम डिटेल्स में बताएंगे। जो जिस हाउस का एनुअल वैल्यू हाईएस्ट होता है उस हाउस को ओन रेसिडेंस के लिए रख देते हैं और बाकी हाउस को हम लोग डीम्ड टू बी लेट आउट डिक्लेयर कर देते हैं। हम ऐसे इनकम टैक्स एक्ट डीम्ड टू बी लेट आउट कर देते हैं। और जो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रख देते हैं उसका एनुअल वैल्यू ऑलवेज नील होता है, 0 लेते हैं। जितना भी हाईएस्ट अमाउंट हो लेकिन उसका एनुअल वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। तो और एक बात बोला है if the owner taken a loan before 1/4/1999 the maximum interest deductible is limited to 30,000 and loan taken after 1/4/1999 the maximum interest deductible limited to 2 lakh। ये बोला है यदि ऑनर लोन लिया हो बिफोर 1/4/1999 तो उसका एनुअल वैल्यू तो नीली होता है लेकिन उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट होता है 30,000। और इफ वो लोन आफ्टर 1/4/1999 में लेते हैं तो उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट अमाउंट होता है 2 लाख। तो चलिए हम
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कैसे करते हैं मैं दिखाती हूँ। तो चलिए टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट तो ऐसा होता है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं MB और F/B लिमिटेड टू SR विच एवर इज लोअर। MB म्युनिसिपल वैल्यू, F/R फायर रेंटल वैल्यू लिमिटेड टू SR मीन्स स्टैंडर्ड रेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल MB और F/B को हम लोग कंपेयर करते हैं। जो हाईएस्ट होता है वही लेते हैं, दोनों से जो हाईएस्ट होता है वही लेते हैं हम लोग। बाद में उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करते हैं। जो छोटा होता है विच एवर इज लोअर वो हम लोग आउटर कॉलम में लिखते हैं। जैसे अमाउंट ने क्रॉस दिया है और एक्चुअली जो रेंट एक एसएससी ने रिकवर किया है उससे जो अनरियलाइज जो वो रिकवर नहीं किया है, फ्यूचर में कर सकता है नहीं भी कर सकता है, जो नहीं किया है वो रेंट माइनस करने के बाद जो होता है वो भी आउटर कॉलम में लिखना होता है। और भी उसके बाद इस ए और इसको कंपेयर करने में जो हायर होता है वो हम लोग इधर लिखते हैं, जो हायर होता है यहाँ हम लोग इधर लिखते हैं विच एवर इज हायर। इस वैल्यू से हम लोग लेस करते हैं लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी मीन्स वो रूम भाड़ा से पहले जितने दिन खाली था, मीन्स भाड़ा में नहीं दिया था, तो उसको लॉस ड्यू टू वैकेंसी बोलता है। वैकेंट था जो भाड़ा में नहीं था, वो अमाउंट भी लेस करता है। लेस करने के बाद हम लोग को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलता है। एक एसएससी को इंसान को हम लोग को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग म्युनिसिपल टैक्स पेड होगा तो वो भी लेस करते हैं। म्युनिसिपल कितना भी हो अमाउंट म्युनिसिपल टैक्स पेड है वो हम लोग लेस करते हैं। उस लेस करने के बाद हम लोग को एनुअल वैल्यू मिलता है। तो ये एनुअल वैल्यू में 2-3 आइटम्स है जो हम लोग लेस करते हैं। एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलवेज 30% होता है ऑफ एनुअल वैल्यू। हम लोग को जो एनुअल वैल्यू मिला है उसका 30% हम लोग लेस करते हैं। और इंटरेस्ट एंड लोन, इंटरेस्ट एंड लोन में होता है कि करंट ईयर जो इंटरेस्ट एंड लोन होता है और एंड उस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है इफ़ एनी। अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कोई लोन लेता है तो उसका भी 1/5 होता है। 1/5 करंट ईयर इंटरेस्ट के साथ ऐड होता है। ऐड होने के बाद वो आउटर कॉलम में लिख देगा और ये दोनों हम लोग लेस कर देगा, माइनस कर देगा। माइनस करने के बाद अमाउंट आता है ए। उसके बाद जो अनरियलाइज्ड रेंट में इधर बोला था वो ऐसे से अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव इफ एक्चुअली आई डोंट नो रिसीव किया है। इफ वो अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव किया है तो वो हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ ऐड होगा। लेकिन उससे पहले जो जितना अमाउंट वो अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव किया है उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लेस करना पड़ता है। ए अमाउंट का 30% लेस करके जितना बाकी होता है वो आउटर कॉलम में जाता है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ ऐड होता है। ये होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर कोई एसएससी का मोर देन 1 हाउस होता है तो उसका इनकम कैसे कैलकुलेट होता है वो देखते हैं। चलिए मान लीजिए कोई भी एसएससी का 2 हाउस है लेकिन वो दोनों को लेट आउट बोल रहे हैं, तो वो हम लोग कैलकुलेट करने के बाद हम लोग डीम्ड टू बी लेट आउट करेंगे। कैसे लेट आउट करेंगे तो शुरू करते चलिए। जैसे कि फॉर्मेट तो सेम ही होता है। हाउस 1 हाउस 2 2 घर है, हाउस 1 हाउस 2। तो फर्स्ट म्युनिसिपल वैल्यू फायर रेंटल वैल्यू कंपेयर करके जो हाईएस्ट होता है वो स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करके जो लोअर होता है वो आउटर कॉलम में लिखा जाता है। और उसके बाद एक्चुअल जितना रेंट रिसीव किया है उससे अनरियलाइज्ड जो रेंट होता है वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट होता है वो भी आउटर कॉलम में लिखा जाता है।
लिखने के बाद वो दोनों कंपेयर करके विच एवर इज हायर होता है, हायर, विच एवर इज हायर होता है। एक्चुअल रेंट MB और FR be limited to SR or actual rent minus unrealized rent compared to whichever is higher होता है। उससे हम लोग लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस करते हैं। लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस करने के बाद हम लोग को ग्रोस एनुअल वैल्यू मिलता है। ग्रोस एनुअल वैल्यू दोनों हाउस के लिए ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू से हम लोग म्यूनसिपल टैक्स पेड करेंगे, जो पेड होता है वही लेस करेंगे। म्यूनसिपल टैक्स वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में भी देना पड़ता है और हाउस इज रेंटेड फिर भी म्यूनसिपल टैक्स पे करना पड़ता है। तो म्यूनसिपल टैक्स दोनों में अफेक्ट होता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्यूनसिपल टैक्स हम लोग पे करेंगे। पे करने के बाद वो एसएससी को एनुअल वैल्यू मिलता है। एनुअल वैल्यू इस जगह में हम लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट देना होता है, क्योंकि जिस हाउस का एनुअल वैल्यू ज़्यादा होता है, जिस हाउस का एनुअल वैल्यू ज़्यादा होता है वो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रखा जाता है, मीन्स सेल्फ रेसिडेंस के लिए। उस एसएससी को सेल्फ रेसिडेंस के लिए प्रोवाइड किया जाता है और दूसरा हाउस को लेट आउट टू बी डीम्ड टू बी लेट आउट होता है। तो इस मान लीजिए कि हाउस वन का एनुअल वैल्यू इज हायर, ये होता है सेल्फ रेसिडेंस और ये होता है लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट। तो मैं एक बात बोला था, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है उसका एनुअल वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। तो इसको हम लोग 0 कर देता है। एनुअल वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि एनुअल वैल्यू इधर 0 है। तो एनुअल वैल्यू से हम लोग 2 आइटम्स लेस करते हैं, वो है एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। तो एनुअल वैल्यू तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का एनुअल वैल्यू तो 0 है, तो उसका 30% भी 0 ही होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 0 ही होगा। लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए हो और रेंट के लिए भी हो, वो तो लोन लिया है, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। इसमें एक बात है जो मैं बोला था, पहले बोला है कि ये लोन बिफोर 1/4/1999 में लिया होगा तो उसका मैक्सिमम रेंट होता है 30,000 और इवन ही टेकन द लोन आफ्टर 1/4/1999 ही मस्ट पे द मैक्सिमम रेंट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट इज 2 लाख। तो इधर इंटरेस्ट का लोन तो जरूर आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इधर है और लेस करने के बाद हम लोग को जो मिलता है उसके साथ इफ़ अनरियलाइज्ड रेंट इज रिसीव, तो वो असल से जो जितना अमाउंट रिसीव किया है उससे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद जो अमाउंट था वो इधर ऐड कर देता है, इधर ऐड कर देता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है उसका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, उस एसएससी को लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है और जो लेट आउट किया है उससे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से ऑलवेज लॉस इनकर्ड होता है और जो लेट आउट किया है उससे ऑलवेज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। तो ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात किया है, हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको कैसे कंप्यूट करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को कोई कॉमर्स के कोई भी जो बुक होता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।